नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं और खबरों की करेंगे शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दोस्ती का मंथन, किशुदा को भाया गोलगप्पे का स्वाद। विदेशी पीएम के साथ कुल्हड़ में देसी स्वाद लेते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जापान के पीएम किशुदा के साथ इस वक्त गोलगप्पे का लुत्फ उठाते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशुदा इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं और इस दौरान वो दिल्ली के बुद्ध पार्क में पीएम मोदी के साथ सैर करते भी नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने। जापान के साथ भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हो, मजबूत हो, इसकी कोशिशें लगातार जारी। ये तस्वीरें बुद्ध पार्क से इस वक्त मिल रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जापान के पीएम किशुदा के साथ पहुंचे। फूमियो किशुदा इन दिनों भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान वो दिल्ली के बुद्ध पार्क में पीएम मोदी के साथ सैर करते नजर आए। साथ ही कुल्हड़ में चाय का लुत्फ लेते भी नजर आए। 3 तस्वीरें आपके सामने। दोस्ती पर मंथन चल रहा है, लगातार भारत और जापान के रिश्ते को लेकर के चर्चा हो रही है। इसके साथ ही अलग अलग व्यंजनों का स्वाद लेते हुए फूमियो किशुदा को देखा गया। किशुदा को भाया गोलगप्पे का स्वाद, साथ ही कुल्हड़ में देसी अंदाज में चाय का लुत्फ उठाते भी प्रधानमंत्री मोदी और फूमियो किशुदा नजर आए। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की। भारत और जापान के रिश्ते सालों साल से प्रगाढ़ रहे हैं और एक बार फिर से इसे और मजबूती देने का काम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जा रहा है और इसे ही डिप्लोमेसी कहा जाता है। और किस तरीके से डिप्लोमेसी को बढ़ाते हुए, रिश्ते को प्रगाढ़ करते हुए आज फूमियो किशुदा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें सामने आई है। दोस्ती पर मंथन, रिश्तों पर मंथन, डिप्लोमेटिक रिश्ते कैसे हो जापान के साथ और इसमें कैसे और बढ़ावा मिले, दोस्ती और प्रगाढ़ हो, इसकी कोशिशें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगातार जारी। इसके साथ ही गोलगप्पे का लुत्फ उठाते भी फूमियो किशुदा नजर आए। साथ ही कुल्हड़ में देसी चाय का भी लुत्फ इन दोनों ने मिलकर के उठाया। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए डिप्लोमेटिक नजरिए से भी अगर समझना चाहें तो जापान के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और आगे भी इसमें मजबूती मिले, इसका पूरा बंदोबस्त प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जा रहा है। अदिति, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए अदिति के पास हम दोबारा आपको लेकर के चलेंगे, लेकिन ये 3 तस्वीरें बेहद अहम तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दोस्ती पर मंथन होते हुए प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग जगह फूमियो किशुदा को घुमा रहे हैं और चूंकि इन दिनों भारत के दौरे पर हैं फूमियो किशुदा, और ऐसे में गोलगप्पे का लुत्फ उठाते हुए नजर आए फूमियो किशुदा। साथ में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद और बोधि वृक्ष पर पुष्प अर्पित करते भी दोनों नजर आए। भारत दौरे पर हैं जापान के पीएम फूमियो किशुदा और विदेशी पीएम के साथ कुल्हड़ में देसी स्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। बोधि वृक्ष पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी फूमियो किशुदा के साथ, वहां उन्होंने पुष्प अर्पित किया। इसके साथ ही भारत के अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए फूमियो किशुदा नजर आए। भारत दौरे पर जापान के पीएम इन दिनों हैं, फूमियो किशुदा यहां पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाते हुए रिश्ते में और किस तरीके से मजबूती आए। भारत और जापान के रिश्ते सालों साल से मजबूत रहे हैं और इसमें और मजबूती मिले, इसका पूरा बंदोबस्त, पूरा इंतजाम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है। आम पन्ने का स्वाद लेते हुए किस तरीके से भारत में इन तमाम व्यंजनों को बनाया जाता है, क्या कुछ मशहूर है भारत में, इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बोधि वृक्ष भी आज दोनों पहुंचे, जापान के पीएम फूमियो किशुदा और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परस्पर उनके साथ बने रहे और अलग अलग व्यंजनों का स्वाद लेते हुए बोधि वृक्ष पर पुष्प भी अर्पित किया। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि कई एमओयूज पर भी सिग्नेचर और हस्ताक्षर होने हैं। तो फूमियो किशुदा का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। डिप्लोमेसी के हिसाब से भी भारत और जापान के रिश्ते और मजबूत हों, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री भारत के इस वक्त दौरे पर हैं। पीएम मोदी और जापानी पीएम के बीच मुलाकात हुई है और आपको बता दें कोविड-19 महामारी के बाद भारत जापान रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किस तरीके से हो, इस पर गहन चर्चा हो रही है।
दोनों ने ही इस पर व्यापक चर्चा की है। जापानी पीएम का भारत दौरा इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार विस्तार करने में जुटा हुआ है और इस विस्तार को काट के लिए दोनों ही देश को साथ रहना बहुत जरूरी है, साथ रहकर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। भारत जापान में रिश्तों का नया दौर, दो दोस्त मिले, चीन के दिल जले। मोदी किशिदा मुलाकात, चीन की हवा टाइट। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत दौरे पर हैं। 2 दिन तक भारत में रहेंगे। इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस मुलाकात के जरिए न केवल रिश्तों का नया दौर शुरू हो गया है बल्कि पड़ोसी मुल्क चीन को भी एक संदेश गया है। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच बैठक हुई। इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा कि पीएम किशिदा की भारत यात्रा संबंधों को गति देगी। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है। फ्रेंड्स, भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। इस बैठक के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन समेत अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, एमएसएमई जैसे तमाम क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। जापानी प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को मई महीने में G7 की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। हिरोशिमा में होने वाली इस मीटिंग को पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री किशिदा ने मुझे मई महीने में हिरोशिमा से मैं होने वाली G7 लीडर समिट के लिए निमंत्रण दिया। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। दिल्ली पहुंचने पर जापान के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जापान के प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि अपने दौरे के जरिए जापानी प्रधानमंत्री चीन को एक संदेश देने की कोशिश करेंगे और साथ ही दोनों देशों के रिश्ते प्रगाढ़ करेंगे। वैसे भारत और जापान आज से नहीं, पिछले 70 साल से एक दूसरे को काफी सहयोग करते आ रहे हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं। पीएम मोदी और जापानी पीएम के बीच मुलाकात हुई है और कोविड-19 महामारी के बाद इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है और रणनीतिक तौर पर यह साझेदारी जो लगातार जापान के साथ भारत की रही है और इसके साथ ही G20 की अध्यक्षता को लेकर के भी कई डिटेल्स फूमियो किशिदा को प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिया। हैदराबाद हाउस में इनकी मुलाकात हुई। इससे पहले फूमियो किशिदा के साथ प्रधानमंत्री मोदी खुद बापू को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे थे और इसके बाद फिर बोधि वृक्ष भी पहुंचे जहां पुष्प अर्पित किया गया। और इसके साथ ही जापान के रिश्तों में और प्रगाढ़ता आए और प्रगाढ़ हो, रिश्ते और अच्छे बने, इसकी पूरी कवायद पीएम मोदी की तरफ से की जा रही है। और इसी बीच बेहद खास तस्वीरें भी सामने आई जब भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए फूमियो किशिदा को देखा गया। जापान भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं। जापान का भारत में निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। 2013 के मुकाबले जापान से भारत में प्रत्यक्ष FDI 2021 में दुगना हुआ। 2013 में FDI 210 अरब येन से बढ़कर 2021 में 410 अरब येन हुआ। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। 2013-14 में द्विपक्षीय व्यापार $16.31 रहा था। 2021-22 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार $20.57 अरब तक पहुंच गया है। तो भारत और जापान के बीच दोस्ती का एक लंबा इतिहास रहा है।
भारत एशिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जापान एशिया का सबसे खुशहाल देश। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जापान की संप्रभुता के पूरी तरह से बहाल होने के बाद सन 1952 में जापान के साथ अलग से शांति संधि की गई और 28 अप्रैल 1952 से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हो गए। तो भारत उस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जापान दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों ही देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के अहम पिलर हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसकी काट के लिए भारत और जापान लगे हुए हैं। दोनों ही मुल्क स्थिर और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के पैरोकार हैं और इसको कायम रखने के लिए अलग अलग बहुपक्षीय मंचों पर भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साफ है कि दोनों देश चीन को समुद्र में घेरने की रणनीति बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं उस खबर का जो इन दिनों सुर्खियों में है। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस लगातार जुटी हुई है। पुलिस को आशंका है कि अमृतपाल जालंधर में छिपा है और इसी बीच अमृतपाल सिंह को लेकर के तमाम बड़े खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति केंद्रों और गुरुद्वारे का इस्तेमाल हथियार जमा करने और युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए तैयार करने के लिए कर रहा था। इतना ही नहीं, वो प्राइवेट आर्मी आनंदपुर खालसा फोर्स यानी AKF भी बना रहा था। अमृतपाल के साजिश का खुलासा होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दुबई में ब्रेन वॉश, जॉर्जिया में ट्रेनिंग, मानव बम कर रहा था तैयार। खालिस्तान का नाम, हिंसा फैलाने का प्लान। पाकिस्तान से चली चाल, मोहरा बना अमृतपाल। खालिस्तानी विचारधारा हो जाएगी पारा पारा। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमृतपाल को मोहरा बना पाकिस्तान पंजाब में एक बार फिर आतंक का फन फैलाने की कोशिश में था, लेकिन भारत ने फन उठाने से पहले ही कुचल दिया। एक एक कर अमृतपाल के समर्थकों पर शिकंजा कसता जा रहा है। उसके मानव बम बनाने के मंसूबों पर पानी फिर गया। वही कुछ देश के दुश्मन भारत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इसी कड़ी में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में लंदन में भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ की गई। सैकड़ों की संख्या में खालिस्तानी समर्थक हाई कमीशन के बाहर जमा हुए, बिल्डिंग में घुसे और तिरंगा उतार दिया। भारत ने इस पर सख्त ऐतराज जताते हुए दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमिश्नर को तलब किया। दूसरी तरफ अमन के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ब्रिटेन हाई कमीशन में पहले से बड़ा तिरंगा लगा दिया गया है। ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों के हाथ में खालिस्तानी झंडा और अमृतपाल सिंह के पोस्टर थे। पोस्टर्स पर लिखा हुआ था, अमृतपाल को आजाद करो। ब्रिटेन में अमृतपाल के समर्थन में नारे जरूर लगे, लेकिन इधर पंजाब में अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया। वहीं पुलिस ने एक एक कर अमृतपाल के 114 से ज्यादा सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन लोगों से 1 लाख कैश और पिस्टल भी बरामद हुई। पुलिस ने अब तक 114 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच अमृतपाल का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें वो भागते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो 18 तारीख का बताया जा रहा है। ISU ZU जो सुजू व्हीकल है, इस व्हीकल में जब ये अबेंडन मिला था, इसमें से एक 315 बोर की राइफल, स्वॉर्ड, वॉकी टॉकी सेट इसमें से मिले हैं, जिसको फर्दर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस केस में, इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें हम ISI का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें ISI का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। एक और इसमें जो सामने आई है चीज के AKF, उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था, बहुत सारी राइफल्स, BP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं, उस पर भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि आनंदपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे,
उनको ये नाम दिया गया था। उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। इसी बीच वारिस पंजाब ने संगठन के चीफ अमृतपाल सिंह को लेकर तमाम बड़े खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि वो प्राइवेट आर्मी आनंदपुर खालसा फोर्स यानी कि AKF बना रहा था। अमृतपाल उसके करीबियों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। अमृतपाल ने प्राइवेट आर्मी बना रखी थी। आर्मी का नाम AKF यानी कि आनंदपुर खालसा फोर्स था। AKF बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। बरामद हथियार पर AKF लिखा हुआ था। युवाओं को गुमराह कर आर्मी बनाने की कोशिश की जा रही थी। जल्लूपुरा खेड़ा में इसका मुख्यालय है। अमृतपाल का पैतृक गांव है जल्लूपुर खेड़ा। जालंधर से लावारिस कार पुलिस ने बरामद की। कार से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। राइफल, दर्जनों कारतूस भी बरामद किए। 12 बोर की 6 राइफल, 193 कारतूस भी मिले। अमृतपाल पर आर्म्ड फोर्स के तहत केस दर्ज किया गया। एक करीबी से 100 से ज्यादा अवैध कारतूस मिले हैं। अमृतपाल के समर्थकों से भारी संख्या में अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए। पुलिस पूरे सूबे में फ्लैग मार्च कर रही है। अमृतपाल के 100 समर्थक गिरफ्तार। फाइनेंसर दलजीत सिंह कल से गिरफ्तार हुए। पुलिस ने जालंधर में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने मोहाली में फ्लैग मार्च निकाला। मोबाइल, इंटरनेट और बल्क SMS सेवा बंद कर दी। लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की। अमृतसर, फाजिलका, मोगा, मुक्तसर में धारा 144 लागू की गई। 20 दिन पहले अमृतपाल को पकड़ने का फैसला हुआ था। इसको लेकर 12 दिन तक प्लानिंग की गई। पंजाब पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की 8 बैठकें हुई। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस लगातार दबिश देने में जुटी हुई है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की 2 कारें जब्त की। फोर्ड और क्रेटा कार को जब्त किया। अमृतपाल के काफिले से 3 SUV भी बरामद की गई। अमृतपाल मर्सिडीज पर सवार था। इसी गाड़ी से उसने पुलिस को चकमा दिया था। अमृतपाल के काफिले में गाड़ियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अमृतपाल ने लग्जरी गाड़ी आखिर कैसे खरीदी? पंजाब पुलिस ने ISI लिंक का दावा किया है। अमृतपाल को आतंकी संगठनों से फंडिंग हुई। जैश के साथ लश्कर ने अमृतपाल को भी फंडिंग की। अमृतपाल के संगठन वारिस पंजाब दे को पाक से फंडिंग मिली। अमृतपाल को विदेशी फंडिंग की जांच लगातार जारी है। दरअसल खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल की अगुवाई में उसके हजारों समर्थकों ने 23 फरवरी 2023 को अमृतपाल के अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। इनके हाथों में बंदूकें और तलवारें थी। ये लोग अमृतपाल के करीबी लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। हमले के दबाव में आई पंजाब पुलिस को लवप्रीत सिंह तूफान को रिहा करने का ऐलान करना पड़ा था, जिसके बाद से अमृतपाल पर लगातार नजर रखी जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच ब्रिटेन में तिरंगे के अपमान पर भारत में जमकर नाराजगी देखी जा रही है। ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर कई सिख इकट्ठा हुए और खालिस्तानी समर्थक अलगाववादियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भारतीयों का साफ कहना है कि तिरंगे का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर आक्रोश। तिरंगे के अपमान पर भारतीयों की नाराजगी। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थकों और अलगाववादियों ने भारतीय झंडे को हटा दिया। खालिस्तानी झंडा वहां लहराया। लंदन में तिरंगे के अपमान पर भारतीयों का गुस्सा फूट पड़ा है। दिल्ली स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। हमने तो अभी ये देखा, आप ही की तरह हैं जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनसे बात करें, पर हम ये जरूर कहना चाहते हैं जो सिख प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम भी उनके साथ हैं। इनकी भावनाएं हमारी भावनाएं हैं। मुझे खुशी हुई है जब मैंने आज देखा कि हजारों की तादाद में सिख पहुंचे हुए हैं, और ये भावना मैं दुनिया भर के सिखों को विनती करता हूं, जो लोग हमारे तिरंगे को बदनाम करते हैं, हमारे तिरंगे की खिलाफत करते हैं, उसका नुकसान पहुंचाते हैं, आप उनके खिलाफ बोलिए। विदेशों में बैठे सिखों से मैं आग्रह करता हूं, आपकी जब शान बढ़ती है हमें खुशी होती है, आपकी तरक्की से हम खुश होते हैं, इसी तरह भारत की तरक्की से आपको भी खुश होना चाहिए। और जो लोग हमारे तिरंगे की खिलाफत कर रहे हैं, आपको उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। विदेशों के सिखों से मैं आग्रह करता हूं, हमारे खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है इसमें आप हमारा साथ दें और डट कर उन लोगों का विरोध करें जो एजेंसियों के हाथों में खेलकर भारत का नुकसान या भारत की खिलाफत कर रहे हैं। तो वहीं तिरंगे के अपमान पर भारत सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने ब्रिटिश राजदूत को तलब किया। यूके में भारतीय उच्चायोग ने शिकायत दर्ज कराई।
भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और स्टाफ की सुरक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार की उदासीनता स्वीकार नहीं की जा सकती। खालिस्तानियों के नापाक हरकत पर भारतीय उच्चायोग ने करारा जवाब दिया और ब्रिटेन हाई कमीशन में पहले से बड़ा तिरंगा लगा दिया गया है। इसी बीच जानकारी मिल रही है कि मोदी सरकार इसे लेकर काफी खफा है। दरअसल मोदी सरकार मानती है कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली मौजूदा ब्रिटिश सरकार के मन में भारत के प्रति कोई खोट नहीं है, लेकिन वहां के सरकारी तंत्र में शीर्ष पर बैठे अमलों पर भारत विरोधी एजेंडा दिन ब दिन हावी होता जा रहा है। ब्रिटिश सिस्टम भारत विरोधी ताकतों के प्रति नरम दिल है। भारत ने पहले ही ब्रिटेन को खालिस्तानियों को लेकर सतर्क किया था, बावजूद इसके ब्रिटिश सिस्टम उदासीन बना रहा। अब ब्रिटिश हाई कमीशन के पास सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं होने पर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है कि जहां भी ये खालिस्तानी एलिमेंट्स है, 3-4 देश तो कम से कम हमें पता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस और शायद कहीं और भी, अगर ऐसे कोई एलिमेंट्स है तो उनको रुकना कठिन बात नहीं है। अगर होस्ट कंट्री पुलिस को डिप्लॉयमेंट किया, 2-4 पुलिस काफ़ी थे। ये क्या आप देखिए वीडियो में क्या हुआ, कितने लोग थे वहाँ उनकी तरफ से, बहुत ज़्यादा नहीं थे। फिर भी जो हमने देखा, ये मुझे बहुत दुखित लगा। इंडिया के लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हमारे देश के इज्जत को कभी भी ऐसे इस तरह के ट्रीटमेंट कोई भी देश में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तिरंगे के अपमान पर मोदी सरकार बेहद गंभीर है। इस बार वह सिर्फ नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त और ब्रिटेन में अपने उच्चायोग के जरिए वहां की सरकार के सामने विरोध जताने तक सीमित नहीं रहने वाली है। कहा जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार ब्रिटेन को साफ तौर पर समझाने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बावजूद चीन के लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक अलग सम्मान है। अमेरिका की पत्रिका डिप्लोमैट में इसको लेकर के एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ, जिसमें लिखा गया कि सोशल मीडिया पर चीन लोगों का पीएम मोदी के प्रति अलग आदर व्यक्त करते हैं और उन्हें लाओक्सियन कहा जाता है, जिसका अर्थ है मोदी अमर रहे। आपको एक रिपोर्ट इस पर दिखाते हैं। अब चीन में मोदी मोदी। चीनी सोशल मीडिया पर छाए प्रधानमंत्री। चीनी लोगों ने कहा मोदी द इमॉर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत में लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। दुनिया भर में उनके नाम का डंका बज रहा है। लोकप्रियता में वो दुनिया के तमाम दिग्गजों से काफी आगे है। अब तो प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान पड़ोसी मुल्क चीन भी करने लगा। चीन में प्रधानमंत्री मोदी तेजी के साथ लोकप्रिय होते जा रहे हैं। चीन के सोशल मीडिया यूजर्स के बीच प्रधानमंत्री मोदी छा गए हैं। अमेरिका की पत्रिका डिप्लोमैट में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता काफी तेजी के साथ बढ़ रही है और उन्हें सम्मान से मोदी लाओक्सियन कहा जाता है, जिसका अर्थ है मोदी अमर है। मौजूदा समय में जब दोनों देशों के संबंध मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में इस तरह लोगों के बीच इतना सम्मान मिलना वाकई बड़ी बात है। दरअसल चीन के एक पत्रकार म्यू चुनशान ने द डिप्लोमैट पत्रिका में एक लेख लिखा है और उसी लेख में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ा दावा किया गया। चीनी पत्रकार म्यू चुनशान ने आर्टिकल लिखा, चीन में भारत को कैसा देखा जाता है नाम का लेख लिखा गया। लेख में प्रधानमंत्री मोदी को काफी सम्मान दिया गया। ज्यादातर चीनी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। विश्व के प्रमुख देशों के बीच प्रधानमंत्री मोदी संतुलन बनाकर रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का चीनी इंटरनेट पर एक अलग उपनाम है। चीनी इंटरनेट पर मोदी लाओक्सियन के नाम से जाना जाता है। लाओक्सियन का संदर्भ कुछ विशेष क्षमताओं वाले एक बुजुर्ग अमर व्यक्ति से है,
चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग सोचते हैं कि मोदी कुछ अलग है। मो चुनशान चीनी सोशल मीडिया विशेष रूप से सीना वेइबो का विश्लेषण करने के लिए मशहूर है। सीना वेइबो चीन में ट्विटर जैसा सोशल मीडिया मंच है और इसके 58.2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। चुनशान ने अपने आर्टिकल में लिखा कि भारत का संबंध ज्यादातर देशों से मैत्रीपूर्ण है। रूस, अमेरिका और ग्लोबल दक्षिण देशों से भारत के संबंध शानदार है। लाओसियन शब्द प्रधानमंत्री मोदी के प्रति चीनी लोगों की भावना को दिखाता है। चीनी लोगों के लिए विदेशी नेता को उपनाम देना दुर्लभ है। प्रधानमंत्री मोदी का उपनाम अन्य सभी नेताओं से काफी ऊपर है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 5 बार चीन का दौरा कर चुके हैं, मगर गलवान में हिंसक झड़प के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त कदम उठाए और चीन से द्विपक्षीय बातचीत कर ब्रेक लगा दिया। यानी चीन के साथ भारत के रिश्तों में तलखी। बावजूद इसके चीन में पीएम मोदी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। ऐसे में तो यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के तमाम नेताओं से फिलहाल काफी आगे चल रहे हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग इसकी तस्दीक भी दे रही है। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक समेत 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़कर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बन चुके हैं। और अब चीनी सोशल मीडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है। चीनी लोग प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसा करिश्माई नेता मानते हैं जो एक दूसरे के दुश्मन अमेरिका और रूस के साथ समान रूप से अपने मजबूत रिश्ते निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, कुछ ही दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज भारत दौरे पर आए। तब उन्होंने भारत को भरोसा दिया कि खालिस्तानी समर्थकों पर लगाम लगाई जाएगी, मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ब्रिस्बेन में खालिस्तान जनमत संग्रह 2020 का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि इससे दोनों देशों के संबंध पर असर पड़ सकता है। करीब एक पखवाड़ा पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को भरोसा दिया था। खालिस्तानी समर्थकों पर ऑस्ट्रेलिया कड़ी कार्रवाई करेगा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम का यह आश्वासन फिलहाल हवाई लग रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थक लगातार भारत विरोधी एजेंडे को धार देने में जुटे हैं। और तो और रविवार को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जो कुछ हुआ, उससे दोनों देशों के संबंध पर असर पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों की नापाक चाल की बात करें, ब्रिस्बेन में खालिस्तान जनमत संग्रह 2020 का आयोजन हुआ। खालिस्तानी समर्थकों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि ब्रिस्बेन में हुए जनमत संग्रह से भारत नाराज है, तो ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। पिछले दिनों जब वह भारत के दौरे पर आए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भरोसा दिलाकर गए थे कि इस तरह को कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे में अब भारत सरकार उनसे काफी खफा है। न केवल जनमत संग्रह, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर तोड़फोड़ और भारतीय लोगों को निशाना बनाने की भी बातें कही जा रही हैं। ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत की यात्रा के दौरान आश्वासन दिया कि हिंदू मंदिरों पर हमला करने वालों के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोई स्थान नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने भी मंदिरों में तोड़फोड़ और हमले का मुद्दा उठाया था। पेशाब कांड में सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बेकाबू यात्रियों के लिए गाइडलाइंस की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से डीजीसीए को निर्देश देने की मांग की गई। मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स प्रक्रिया और जीरो टॉलरेंस नियम बनाने की भी मांग की गई। सुनिश्चित हो कि एयरलाइंस नियमों का पालन करें, याचिका में ये बात कही गई है। साथ ही याचिका में पीड़ितों के लिए मुआवजे की भी मांग की गई। 26 नवंबर 2022 को हुआ था एयर इंडिया में पेशाब कांड।